आज मैं एक ऐसे मैच की बात करूंगा जिसमें भारत लगभग उस मुकाबले को गंवा ही चुका था, लेकिन उसके बाद भारत के इस खिलाड़ी ने ऐसा तांडव मचाया था कि जिसे देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मैं बात कर रहा हूं 2010 में हुए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले की। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भारत के गेंदबाजों की धुलाई करते हुए चौके और छक्कों की बरसात कर दी थी और भारत के सामने 316 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया था और कहने लगे कि हिंदुस्तानियों औकात है तो ये मैच जीत कर दिखाओ। उस दौर में 300 रन चेज करना लगभग असंभव माना जाता था, तो इसलिए भारत की हार को सबने पक्का मान लिया था। और जब लक्ष्य का पीछा करने भारत मैदान में उतरा तो शुरुआत काफी खराब रही और बड़े बड़े बल्लेबाज जल्द ही धराशायी हो गए थे। तो इसे देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर खुलेआम जश्न मनाने लगे। न्यूजीलैंड जीत का जश्न मना ही रहा था, तभी एक भारतीय खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी और बता दिया था कि उसकी पावर के सामने दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है। तो आखिर यूसुफ पठान ने कैसे पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी से पूरे मैच को पलट कर रख दिया था। इस जबरदस्त कहानी को मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक कर देना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। तो दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत होती है। भारत के कप्तान गौतम गंभीर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं। सामने होते हैं न्यूजीलैंड के खतरनाक ओपनर मार्टिन गुप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम और उनका सामना करने आते हैं स्विंग के किंग जहीर खान। जहीर खान की पहली गेंद शानदार इन स्विंग के साथ आती है, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद लेग साइड से काफी बाहर निकल जाती है, जिस पर वाइड के साथ चौका मिल जाता है और न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आते हैं स्विंग के लिए मशहूर प्रवीण कुमार, मगर मार्टिन गुप्टिल उन्हें लगातार 2 चौके जड़ देते हैं। फिर मैकुलम आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगाते हैं और एक और चौका ठोक देते हैं। दूसरे ही ओवर में 3 चौके लगाकर कीवी ओपनरों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। फिर मैकुलम ने जहीर खान पर भी हमला बोला और एक दमदार चौका ठोक दिया। मैदान पर चौकों की ही गूंज थी कि तभी छठे ओवर में प्रवीण कुमार की गेंद को मैकुलम ने सीधे छक्के के लिए भेज दिया। वो दौर ऐसा था जब कहा जाता था कि जिस दिन मैकुलम चल पड़ा तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी बेबस नजर आता था। अब दोनों बल्लेबाज खतरनाक मूड में थे। तेज गेंदबाजों के बाद गंभीर अश्विन को अटैक पर लाते हैं, लेकिन स्वागत होता है एक चौके से। पहली गेंद पर गुप्टिल बाउंड्री निकालते हैं और फिर 5वीं गेंद पर मैकुलम ऐसा सीधा प्रहार करते हैं कि अश्विन का सिर बाल बाल बच जाता है। शॉट इतना तेज था कि कैच की सोच छोड़ो, अश्विन खुद को बचाने में लग गए। न्यूजीलैंड के इन दोनों ओपनरों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाते हुए 8 ओवर में ही स्कोर करीब 60 रन तक पहुंचा दिया और टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला दी। और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस वनडे मुकाबले को मानो T20 में बदलकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। 62 रन पर भारत को पहली राहत मिलती है जब आशीष नेहरा गुप्टिल को युवराज के हाथों कैच करवा देते हैं, लेकिन इसके बाद मैकुलम की आक्रामक 42 रन की पारी, रोस टेलर के 44, स्टोइरिस के 46 और जेम्स फ्रैंकलिन की 68 गेंदों में 98 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी के सहारे न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 316 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। वही भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में सफल गेंदबाज साबित हुए यूसुफ पठान। 9 ओवर में 49 रन देकर उन्होंने स्टोइरिस, विटोरी और काइल मिल्स को पवेलियन भेजा और भारत को 3 अहम विकेट दिलाए। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को 315 रन पर रोक दिया, नहीं तो स्कोर 370 रन तक जाता दिख रहा था। पहली पारी भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला था। 316 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारत के सामने था और चुनौती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि सहवाग, सचिन और धोनी के बिना ही
भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाजों से भिड़ना था। जिस गेंदबाजी आक्रमण में काइल मिल्स, टिम साउदी और कप्तान डेनियल विटोरी जैसे नाम शामिल हो, जिन्हें उस दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता था। ऐसे में इन दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के बिना 316 रनों का पीछा करना किसी पहाड़ से कम नहीं था। ऐसे मुश्किल हालात में भारत की पारी शुरू होती है। ओपनिंग के लिए पार्थिव पटेल के साथ कप्तान गौतम गंभीर मैदान में उतरते हैं और सामने होते हैं काइल मिल्स। अपने पहले ही ओवर में काइल मिल्स कसी हुई गेंदबाजी करते हुए गंभीर को खाता तक नहीं खोलने देते। पहले ओवर के बाद गेंद टिम साउदी के हाथ में जाती है। पार्थिव पटेल स्ट्राइक पर होते हैं और तीसरी ही गेंद पर ऑफ साइड में दमदार चौका जड़ देते हैं। इस बाउंड्री के साथ न सिर्फ पार्थिव बल्कि भारतीय टीम का भी खाता खुल जाता है। इस चौके के बाद पार्थिव पटेल का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। जी हां, जिस तरह पार्थिव कीवी गेंदबाजों की धुलाई करने लगे, उसे देखकर पूरी न्यूजीलैंड की टीम हैरान और परेशान थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज असमंजस में थे। एक तरफ पार्थिव पटेल के खूबसूरत शॉट्स और दूसरी तरफ उनकी कम हाइट। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना छोटा दिखने वाला खिलाड़ी इतना जोरदार प्रहार कैसे कर रहा है। पार्थिव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गंभीर की संयमित पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। 10 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 67 रन के पार पहुंच चुका था। 316 रन के टारगेट के सामने भारतीय फैंस जैसी तेज शुरुआत चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत पार्थिव पटेल और गौतम गंभीर ने दिला दी। मैच अच्छे से चल ही रहा था कि 11वें ओवर में एंडी मकाई हमला बोलते हैं। मकाई इस ओवर में भारतीय कप्तान गौतम गंभीर को पॉइंट पर कैच कराकर भारत को पहला बड़ा झटका दे देते हैं। गंभीर के आउट होते ही मैदान पर आते हैं इस मैच में भारतीय फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट खाता भी नहीं खोल पाते और काइल मिल्स के हाथों कैच आउट होकर भारतीय फैंस को गहरा झटका दे जाते हैं। अब हालात और भी मुश्किल हो चुके थे। सचिन, सहवाग और धोनी पहले से ही बाहर थे। ऊपर से कप्तान गंभीर और विराट कोहली भी पवेलियन लौट चुके थे। मीडिया ने भारत की हार तय मान ली थी और कहा जाने लगा कि अब यह मैच हाथ से निकल चुका है। विराट के आउट होते ही भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर उतरते हैं युवराज सिंह। भारी दबाव के बीच सिक्सर किंग युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं। 12वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे कीवी गेंदबाज की आखिरी गेंद पर युवराज एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हैं और कुछ शानदार शॉट्स के जरिए लगातार 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पर बने दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान 17वां ओवर लेकर आते हैं स्कॉट स्टोयरिस, जिनकी दूसरी गेंद पर युवराज एक दमदार छक्का ठोक देते हैं। उसी ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर पार्थिव पटेल 50 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही पार्थिव पटेल का अर्धशतक पूरा हुआ, अगले ही पल भारतीय फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विराट कोहली के बाद जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वही युवराज सिंह नेथन मैकुलम के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। युवराज के आउट होते ही भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते हैं रोहित शर्मा। लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए विकेट गिरने के बाद भी भारत को तेजी से रन बनाने की मजबूरी थी। इसी जल्दबाजी में एक छक्का लगाने की कोशिश में पार्थिव पटेल भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। 108 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर थे रोहित शर्मा और यूसुफ पठान, 2 ऐसे नाम जिनसे उस वक्त किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। दोनों ही टीम में अपनी जगह पक्की करने की जदोजहद में थे। ज्यादातर लोग मान चुके थे कि भारत ये मैच हार चुका है और कई फैंस ने तो टीवी तक बंद कर दिए थे। हालांकि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के लिए ये मुकाबला वर्ल्ड कप 2011 का एक बड़ा ट्रायल भी था। टीम में जगह सिर्फ एक थी, यानी जो बेहतर करता वही वर्ल्ड कप का टिकट पक्का करता। ऐसे में दोनों बल्लेबाज संभल कर एक एक
2-2 रन लेकर भारत के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। 24वें ओवर में रोहित शर्मा विक्टोरी की गेंद पर आगे बढ़ते हैं और एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद मकाई की गेंद को करारा कट लगाकर एक और चौका निकालते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोहित के इस तूफान को थामने में लगे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पठान नाम का एक बवंडर उनका इंतजार कर रहा है। 27वें ओवर में यूसुफ पठान विक्टोरी की गेंद पर एक फ्लैट छक्का ठोकते हैं और उम्मीद खो चुके भारतीय दर्शकों के दिल में फिर से चिंगारी जल उठती है। अगले ही ओवर में रोहित शर्मा एक शानदार ड्राइव के साथ चौका जड़ते हैं। 30वें ओवर में मकाई की गेंद पर रोहित अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलकर बाउंड्री निकालते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान लॉफ्टेड शॉट के जरिए एक चौका ठोक देते हैं। 30 ओवर पूरे होने तक भारत 164 रन पर पहुंच चुका था। अब बचे हुए 20 ओवर में 152 रन चाहिए थे, जो उस दौर में नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन क्रीज पर खड़े भारत के ये दोनों शेर हार मानने वाले नहीं थे। 31वें ओवर में विक्टोरी की गेंद पर यूसुफ पठान एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। पठान के छक्के इतने लंबे जा रहे थे कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर सिर्फ देखते रह जाते थे। अगले ओवर में रोहित शर्मा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगाते हैं और फिर उसके बाद वाले ओवर में पठान भी लॉफ्टेड शॉट के साथ चौका जमा देते हैं। 33 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 187 रन तक पहुंच चुका था और ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया मुकाबले में वापसी कर रही है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा सऊदी की गेंद पर कैच दे बैठते हैं। 44 रन बनाकर रोहित 5वें विकेट के रूप में पवेलियन लौटते हैं और इसी के साथ भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब यूसुफ पठान के साथ क्रीज पर होते हैं सौरभ तिवारी। 36 ओवर के बाद भारत का स्कोर 203 रन था। तभी अचानक बारिश आ जाती है। भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर ये मैच यहीं रुक जाता तो डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार भारत 15 रन पीछे था। कुछ ही देर की बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू होता है और ओवरों में कोई कटौती नहीं होती। भारत के सामने अब 14 ओवर में 113 रनों का लक्ष्य था और यूसुफ पठान 48 रन पर क्रीज पर डटे हुए थे। यहीं से शुरू होता है पठान का असली पावर शो। बारिश के बाद की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान बल्ला घुमाते हैं और गेंद सीधे आसमान में जा उड़ती है। इसी छक्के के साथ उनकी 50 भी पूरी हो जाती है। कहते हैं अगर गेंद पठान की रेंज में आ जाए तो बाउंड्री कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गेंद बाहर ही जाती थी। अगले ओवर में पठान एक और करारा चौका जड़ते हैं। स्पिनर की पिटाई के बाद उन्हें रोकने के लिए तेज गेंदबाज काइल मिल्स को बुलाया जाता है, लेकिन पठान उस पर ऐसा गगनचुंबी छक्का उड़ाते हैं कि गेंद सीधी स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती है। पठान ने यह शॉट वहीं खड़े खड़े खेल दिया। अब हर किसी की नजर पठान की पावर पर थी। भारतीय दर्शक हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी भारतीय बल्लेबाज को इतनी जबरदस्त ताकत के साथ छक्के उड़ाते देखा था। 42 ओवर में भारत का स्कोर 244 रन तक पहुंच चुका था और यूसुफ पठान 77 रन पर खेल रहे थे। लगातार उड़ते छक्कों से काइल मिल्स अपना आपा खो बैठा और पठान को उकसाने लगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि यूसुफ पठान को भड़काना मतलब खुद मुसीबत को बुलावा देना। 43वां ओवर लेकर काइल मिल्स फिर लौटता है और सामने होते हैं यूसुफ पठान। पहली ही गेंद पर पठान का बल्ला बिजली की तरह चलता है और गेंद 4 रन के लिए निकल जाती है। चौका खाने के बाद भी मिल्स नहीं संभलता है और पठान से उलझ पड़ता है, लेकिन पठान बहस का जवाब बल्ले से देता है। लगातार 2 और चौके। इस ओवर में 3 चौके लग चुके थे, मगर असली तबाही अभी बाकी थी। अगली गेंद पर पठान ने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करते हुए एक गगनचुंबी छक्का उड़ा दिया। मिल्स की धज्जियां उड़ाकर यूसुफ पठान ने साफ कर दिया कि उनसे उलझने का नतीजा क्या होता है।
मिल्स की एक गलती की कीमत अब पूरा न्यूजीलैंड चुका रहा था। कुछ ही पलों में पठान 78 गेंदों पर 98 रन तक पहुंच चुके थे और 43 ओवर में भारत का स्कोर 265 रन हो गया था। अब 42 गेंदों में सिर्फ 51 रन चाहिए थे। अब पूरा स्टेडियम यूसुफ पठान के शतक का इंतजार कर रहा था और पठान ने फैंस को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ते हुए पठान ने अपना पहला वनडे शतक भी पूरा कर लिया। शतक के बाद उनका जश्न देखने लायक था। पूरा स्टेडियम खड़ा था, हर तरफ तालियों की गूंज थी। भारतीय क्रिकेट ने लंबे समय के बाद इतनी पावरफुल तूफानी सेंचुरी देखी थी और ड्रेसिंग रूम भी पठान के सम्मान में तालियां बजा रहा था। लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जीत के लिए भारत को अब भी 45 रन चाहिए थे। यह जिम्मेदारी पूरी तरह यूसुफ पठान के कंधों पर थी, क्योंकि वही शतक याद रखे जाते हैं जो टीम को जीत तक पहुंचाते हैं। इसलिए पठान ने अब समझदारी से खेलते हुए बिना किसी जल्दबाजी के भारत को लक्ष्य के करीब ले जाना शुरू किया, क्योंकि रन रेट अब उनके कंट्रोल में था और यही एक सच्चे मैच विनर की पहचान होती है। 47 ओवर के बाद भारत 297 रन पर था और जीत के लिए 18 गेंदों में 19 रन बाकी थे। अब गेंदबाजी के लिए टीम सऊदी आते हैं और न्यूजीलैंड को अब भी यही उम्मीद थी कि अगर पठान का विकेट मिल गया तो मैच बच सकता है। पठान के इस दमदार बल्लेबाजी से सौरभ तिवारी का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भी सऊदी को चौका ठोक देते हैं। कीवी गेंदबाज अब पूरी तरह टूट चुके थे और भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा था। अब भारत को जीत के लिए 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे यूसुफ पठान। पठान चाहे तो उसी गेंद पर बड़ा शॉट खेल सकते थे, क्योंकि इस मुकाबले में 7 छक्के जड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सौरभ तिवारी को दे दी। वजह साफ थी, वो चाहते थे कि टीम में नए आए सौरभ तिवारी अपने बल्ले से भारत को जीत दिलाए और तिवारी ने भी वही किया। अगली ही गेंद पर तिवारी ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया और 7 गेंद शेष रहते भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। जी हां, वही भारतीय टीम जिसने एक वक्त 188 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। आखिरकार ये मुकाबला भारत जीत चुकी थी। उस समय भारत को 96 गेंदों पर 128 रन चाहिए थे और जिन बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे बड़े नामों में गिना जाता था वो सभी पवेलियन लौट चुके थे। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि अब भारत के लिए ये मैच जीतना नामुमकिन है, लेकिन इतिहास ने करवट ली और भारत को जीत दिलाई यूसुफ पठान ने। सिर्फ 96 गेंदों में 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया था, बल्कि गेंदबाजी में भी 3 अहम विकेट लेकर भारतीय टीम को मजबूती दी। इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए यूसुफ पठान को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, पठान को अक्सर भारतीय टीम में 7 या 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था, लेकिन इन मौकों पर भी उन्होंने खुद को साबित किया। एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब भारत के 8 विकेट सिर्फ 129 रन पर गिर चुके थे, तब पठान ने 70 गेंदों पर 8 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 105 रन ठोक दिए थे। ऐसी कई तूफानी पारियों के साथ साथ अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी यूसुफ पठान ने कई बार भारत को जीत दिलाई थी। लेकिन अफसोस, जितनी काबिलियत और जितनी ताकत यूसुफ पठान के अंदर थी, इतने मौके उन्हें भारतीय टीम में कभी नहीं मिले। अब आपकी बारी है। इस पारी के लिए आप पठान को 10 में से कितने नंबर देंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार क्रिकेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।